माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। आज आपके सामने हम कॉमर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुए हैं और ये आगामी अकाउंट्स क्लर्क की परीक्षा के लिए अधिक लाभान्वित होंगे। और देखिए वन बाय वन प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन सी विशेषता नहीं है? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस या कंपेरेबिलिटी या नन ऑफ द अबव। अब देखिए रिलायबिलिटी तो होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो आपका जो रिलायबिलिटी है, जो बायसनेस होती है, पक्षपात, वो इसमें नहीं होता है। रेलिवेंस यानी कि जो यूजर्स होते हैं वो डिसीजंस ले सकें, रेलिवेंस उनके तक संगत होना चाहिए, ये भी है। कंपेरेबिलिटी भी होती है क्योंकि हम इसमें इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम प्रॉफिट जानते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हम बैलेंस शीट के जरिए जानते हैं, तो सारा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से कंपेरेटिव भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, हम उसके 2 सालों का कंपैरिजन कर सकते हैं, 2019 से 2020 या 2020 का 2021 से। तो इस प्रकार से वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन माना जाता है। और इंटर फर्म होता है जब हम एक फर्म का दूसरे फर्म के प्रॉफिट से या फाइनेंशियल पोजीशन से कंपैरिजन करते हैं। तो ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। दूसरा प्रश्न है, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। अब देखिए जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुई सबसे पहले? अमेरिका, जापान, इटली या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है इटली। यानी 1494 में डबल एंट्री सिस्टम कौन लाए थे? लुकास पेसियोली लाए थे। वही फादर ऑफ अकाउंट्स और बुक कीपिंग माने जाते हैं। तो इसका वो इटली से थे, इटली से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर है इटली। तो डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इटली 1494। अगला प्रश्न है, the accounting standards are intended to apply only to items which are। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लेखांकन प्रमापन है, वो जो मानक हैं, वो अप्लाई होते हैं सिर्फ किसके लिए? विच आर मटेरियल, इनसिग्निफिकेंट, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है मटेरियल। अगला प्रश्न है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिसिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्डिंग या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, प्रैक्टिसिबिलिटी, अभ्यास। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन जो आधारभूत जो लेखांकन अवधारणा है, कौन सी नहीं है? गोइंग कंसर्न, एक्यूरल, कंजर्वेटिज्म या नन ऑफ द अबव। अब देखिए गोइंग कंसर्न तो है आपका, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन वो 3 है। एक गोइंग कंसर्न है, एक एक्यूरल है और एक कंसिस्टेंसी है। अब कंसिस्टेंसी क्या है कि हम कोई भी अकाउंटिंग कंसेप्ट, कोई भी अकाउंटिंग जो मेथड्स अपनाते हैं वो कंटिन्यूसली उसे ही अपनाना होता है। एक्यूरल होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है तो हम उसको, चाहे वो ड्यू हो, चाहे रिसिप्ट हो या ना हो, उसे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और गोइंग कंसर्न होता है कि जो हमारा जो एंटिटी है, जो बिजनेस है, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, इन्फिनिटी पीरियड के लिए चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंजर्वेटिज्म, क्योंकि ये नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, कंजर्वेटिज्म। अगला प्रश्न है, the matching principle result from the periodicity principle, realization principle, financial transaction principle या none of the above। तो पीरियडिक प्रिंसिपल भी नहीं होता है, रियलाइजेशन भी नहीं होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल भी नहीं होता है। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, यानी एक्यूरल। एक्यूरल प्रिंसिपल यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होगी या वो ड्यू होगी तब हम उसको लिखेंगे, ना कि रिसिप्ट हो चाहे ना हो। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मान लीजिए हम सेल करते हैं और सेल जैसे ही हमने गुड्स डिलीवर कर दिया तो वो एक्यूरल बेस हो गया, यानी कि ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होगी, उसका पैसा रिसिप्ट हो चाहे ना हो वो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए उसको बोला जाएगा एक्यूरल कंसेप्ट। वो किससे संबंधित है? मैचिंग प्रिंसिपल से, यानी कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस वो सेम पीरियड के होने चाहिए। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस इनकम, नो। एसेट इज इक्वल टू कैश प्लस कैपिटल, नो। एसेट इज इक्वल टू कैश कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो आंसर इज सी, करेक्ट, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। आंसर इज सी, करेक्ट। अगला प्रश्न है, ए कंपाउंड जर्नल एंट्री इज विथ one debit entry, one more than the one credit entry, one credit entry and more than one debit entry या more than one both debit and credit entries।
तो सारी सही हैं, क्योंकि हम कंपाउंड एंट्री उसे कहते हैं जिसमें जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है एक ही, जैसे मतलब सैलरी पेड किया हमने 10 तारीख को, हमने वेजेस भी पेड किया 10 तारीख को, हमने जो है रेंट भी पेड किया। तो जितने भी एक्सपेंस हमने पेड किया कि अलग एक ही डेट पे है, तो हम अलग अलग ट्रांजेक्शन करके एक ही ट्रांजेक्शन कर दें। तो एक से ज़्यादा अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, 2 कैश अकाउंट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी कि डेबिट में एक एंट्री भी हो सकती है, एक अकाउंट भी हो सकता है, और क्रेडिट में एक अकाउंट हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर 2 अकाउंट हो, नीचे भी 2 अकाउंट हो, या फिर मोर देन 1 अकाउंट हो, नीचे भी मोर देन 1 अकाउंट हो। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि तलपट को हम बनाते क्या देखने के लिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि हम जो लेजर है उसके हर अकाउंट के बैलेंस को चेक करते हैं, लोकेट करते हैं। ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट लेजर अकाउंट बैलेंस, क्योंकि हम जब देखते हैं कि क्यों नहीं, तो हम उसको हर एक अकाउंट देखेंगे, हर लेजर के पर्टिकुलर बैलेंसेस को चेक करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, चेकबुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ जर्नल, स्पेशल जर्नल, कंपाउंड जर्नल, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए कंपाउंड जर्नल तो वही है कि आपकी जो है एक ही डेट में कई एंट्रीज, आप उसकी सिंगल एंट्री कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और कुछ अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। तो आपने उसकी कंपाउंड एंट्री कर दी एक ही डेट की, तो कंपाउंड एंट्री हो गई, यानी कि मोर देन 1 जर्नल एंट्री। अब इस जनरल एंट्री क्या हो गई, जैसे सिंगल ट्रांजेक्शन है तो आपने सिंपल जनरल एंट्री कर दी। तो जनरल एंट्री आपकी जो जर्नल होता है वो बेसिकली कितने पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में होता है। तो उसको हम एक जनरल बना देते हैं और एक स्पेशल जर्नल बना देते हैं। तो जनरल एंट्री जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जनरल में चला जाता है, जिसमें हम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट शो करते हैं। जनरल एंट्री जिसमें करते हैं जनरलाइजिंग। जो स्पेशल जर्नल है उसमें कैश बुक, ठीक है, उसमें कैश बुक आ जाएगा, सेल्स बुक आ जाएगी, सेल्स रिटर्न बुक आ जाएगी, परचेज बुक आ जाएगी, परचेज रिटर्न बुक आ जाएगी, बिल रिसीवेबल बुक आ जाएगी, ठीक है, बिल्स पेबल बुक आ जाएगी। तो वो स्पेशल जर्नल में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, कैश बुक किस में आएगा, स्पेशल जर्नल। अगला प्रश्न है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, या कैपिटल रिसीव्ड, या नन ऑफ द अबव। तो बैड डेब्ट जब भी रिकवर्ड होगा उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसीव्ड। आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स। अब देखिए डेबिट बैलेंस कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, नो। अगर कैश बुक का आपका क्रेडिट बैलेंस होता वो ओवरड्राफ्ट होता, और वो पासबुक का डेबिट बैलेंस हो जाता ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर तो डेबिट है तो ये तो हो नहीं सकता। फिर है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ओवरड्राफ्ट और पासबुक का मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सॉरी, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस होता है वो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है, जबकि क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। द आंसर इज सी, राइट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगला प्रश्न है, बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट विल बी सोन इन। अब देखिए बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट विल बी सोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए ट्रेडिंग और पीएल में हम दिखाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स का, जैसे एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स, इनका बैलेंसेस दिखाते हैं। तो सीधी सी बात है, पर्सनल अकाउंट पूछा गया तो आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। तो आंसर इज राइट, बैलेंस शीट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अकाउंटिंग नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि हमारा जो नेचर है आउटस्टैंडिंग है, तो अगर सिर्फ एक्सपेंसेस है तब नॉमिनल हो जाता है, लेकिन उसने आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया। तो जब भी एक्सपेंसेस और इनकम में सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ जाते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट, तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब जो एसेट्स हम एक्वायर करते हैं वो किस पर्पज के लिए करते हैं, अर्निंग रिवेन्यू, रीसेल, कन्वर्जन इनटू कैश, या नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, अर्निंग रिवेन्यू के लिए हम एसेट्स को होल्ड करते हैं और गुड्स को रीसेल करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा अर्निंग रिवेन्यू। डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम हर साल क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो उसको एलोकेशन कॉस्ट। तो आंसर हो जाएगा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज सुटेबल फॉर मशीनरी, कॉपीराइट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है
मशीनरी, क्योंकि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन बैलेंस मेथड पर लगता है। जो बैलेंस होता है जिस मशीन का, हर साल जो बैलेंस आएगा उस पर लगेगा, उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसमें मशीन का वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती। तो प्लांट, मशीन, बिल्डिंग्स, बॉयलर्स, इन सब पे डैप लगता है डिमिनिशिंग से, तो मशीन उनकी वैल्यू जीरो कभी नहीं होती। तो आंसर इज मशीनरी, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज ऑफ डेप्रिसिएशन इज सुटेबल फॉर मशीनरी। अगला प्रश्न है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इज नोन एज। अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का, विनिमय विपत्र का अगर हमें भुगतान किसी निश्चित समय के बाद करना है तो कौन सा बिल कहलाएगा? ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल, टाइम बिल या नन ऑफ द अबव? तो इसका उत्तर हो जाएगा समय, टाइम बिल, समय विपत्र। अगला प्रश्न है, while calculating the due date of the bill how many days are added to the period of bill? तो कितने मिलते हैं? तो डेज ऑफ ग्रेस कितने मिलते हैं? वो मिलते हैं 3 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 डेज। ठीक है। मान लीजिए किसने जनवरी नए साल में कोई बिल लिखा 1 महीने का, तो उसका 1 महीने का कब हो जाएगा? जनवरी 2021 में लिखा मान लीजिए, तो उसका बिल कब बनेगा? 4 फरवरी 2021। तो 3 दिन जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब्स, वो कैश बुक की जगह बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैश बुक क्या है? रियल अकाउंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या हो गया? वास्तविक खाता। अगला प्रश्न है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, तो जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कि स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल, वो इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्वलेंट होता है इनकम एक्सपेंडिचर। तो उसमें क्या आते हैं? सारे आपके एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम्स आती है। तो ये किस प्रकार का होता है? रिवेन्यू नेचर का होता है। तो इसके ऑप्शन क्या है? रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, बोथ कैपिटल रिवेन्यू। तो बोथ तो नहीं होता, इसका होता है रिवेन्यू नेचर ओनली। अगला प्रश्न है, an ordinary partnership firm can have an ordinary partnership can have not more than 20, not more than 50, any member of partners and none of the above। तो इसका आंसर है not more than 50 partners। एक साधारण साझेदारी में फर्म में 50 से ज़्यादा साझेदार नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, ए एंड बी sharing profit and loss in the ratio 3:2, they admit a new partner C for 1/5 share in a profit of the firm, the new profit sharing ratio between the partners will be। अब देखिए इस प्रश्न को करते हैं। 3:2 का रेशियो हो गया, ठीक है, 3/5 हो गया, 2/5 हो गया, 1/5 के लिए हमने सी को रखा है, ठीक है। अब 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5 बचेगा। अब 4/5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 की, तो यह आ जाएगा 12/25। फिर उसके बाद 4/5 में 2/5 की करेंगे तो 8/25 आ जाएगा। और इसका 1/5 है ही, इसको 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/8/5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो बिटवीन रेशियो ए एंड बी सी 12/8/5। तो आंसर इज डी, 12/8/5। ठीक है। अगला प्रश्न है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर बाय द पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, कैपिटल रेशियो एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। एक साझेदार की मृत्यु होने पर जो आपका जमा हुआ क्या हुआ प्रॉफिट लाभ है, उसको बांटेंगे पार्टनर्स पुराने अनुपात में, लाभानुपात में। अगला प्रश्न है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू। तो देखिए जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो उसको हम जब रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम सारे एसेट्स को डेबिट में लिखते हैं और सारी लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन जब उसने पूछा कि जब उसका पेड हो जाता है, व्हेन पेड, तो हम उसको भी डेबिट में लिखते हैं टू बैंक करके। तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? उसको डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाता में करेंगे डेबिट। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, द कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस या एक्यूरल बेसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑन विच ए बेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्यूरल बेसिस, सी। अगला प्रश्न है, गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000 सेंट आउट टू कंसाइनी टू शो ए प्रॉफिट
ऑफ 20% ऑन इनवाइस प्राइस। द इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स विल बी, देखो कितना अच्छा है, 1,80,000 का उसमें 20% जोड़ दीजिए। अब 1,80,000 का 20% कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। तो 1,80,000 में 36,000 जोड़ दीजिए, 2,16,000। दैट इज आंसर ए। अगला प्रश्न है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ द अबव। तो देखो कितना अच्छा संयुक्त साहस जो खाता है वो किस प्रकार का खाता है। तो इसका आंसर है नॉमिनल, पर्सनल, रियल या नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अगला प्रश्न है, एबीसी आर को वेंचर्स द रिलेटिव प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए बी 3:2, ए बी के बीच में 3:2 है और बी सी के बीच में 3:2 है। तो क्या रेशियो बन जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो हो जाएगा 9:6:4, 9:3:4। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय प्रीपेयरिंग। अगर हमें कैपिटल बिगनिंग चाहिए तो हम किस सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल निकालने तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट नो, कैश अकाउंट नो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में बनता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण बनता है, प्रारंभिक स्थिति विवरण, सी आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैपिटल इज नॉट सोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या शो नहीं करते हम, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल भी करते हैं, इश्यूड कैपिटल भी करते हैं। ऑथराइज का मतलब अधिकृत पूंजी भी करते हैं, इश्यूड अधिक निर्गमित, सब्सक्राइब भी करते हैं या चीज, और रिजर्व कैपिटल तो रिजर्व कैपिटल नहीं करती। अगला प्रश्न है, शेयर हैविंग प्रेफरेंस राइट, शेयर हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इज टर्म्ड एज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, राइट शेयर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है। तो क्या हो गया, पूर्वाधिकार अंश। अगला प्रश्न है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए। अब देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, अंश जो आपका प्रार्थना अकाउंट खाता कौन सा है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नन ऑफ देम। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी आपके शेयर कैपिटल अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, सब पर्सनल अकाउंट है, यानी व्यक्तिगत खाता। अगला प्रश्न है, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, जिसको हम सब कंपनी के लिक्विडेशन में मांग सकते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम में नहीं मांगते। तो क्या होता है, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, नन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर है रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अगला प्रश्न है, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज ₹1 per share, 5% of the face value of shares, 25% of nominal value of shares, and none of the above। तो इसका आंसर है 5% of the face value of shares। तो अंश पत्र के 5 जो उसका अंकन मूल्य जो उसका अंश पत्र के फेस वैल्यू उसका 5% हमारा मिनिमम सब एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इश्यू इक्विटी शेयर, डेफर्ड शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है डेफर्ड शेयर। डेफर्ड शेयर कहते हैं जिसमें जिसका जो क्लेम होता है वो अपनी कंपनी के एसेट्स पे नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इक्विटी शेयर का भी पेमेंट होना है, प्रेफरेंस शेयर का भी पेमेंट होना है। जब उनका पेड हो जाएगा तब उसके बाद डेफर्ड शेयर्स का होता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इश्यू डेफर्ड शेयर्स। अगला प्रश्न है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर। तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर शेयर ऑफ बोनस शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नो। इसका आंसर हो जाएगा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अगला प्रश्न है, सब्जेक्ट टू द परमिशन अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द मैक्सिमम अलाउबल डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर इज 5%, 8%, 10% या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। तो सरकार द्वारा इश्यू ऑफ शेयर्स पर जो आपका है इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं 10% डिस्काउंट मैक्सिमम, अगर नहीं करेंगे तो वायलेशन माना जाएगा गवर्नमेंट का। अगला प्रश्न है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, ऑनर्स ऑफ कंपनी, डेटर्स ऑफ कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो लाइक द इक्विटी शेयर होल्डर दे आर आल्सो ऑनर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। और सिर्फ अंतर इतना कि इक्विटी शेयर होल्डर को
डिविडेंड इनके बाद मिलता है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है और पेमेंट भी इक्विटी शेयर होल्डर से, बाकी दोनों ही ऑनर्स माने जाते हैं। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है, इफ ए शेयर ऑफ 10 रुपीज ऑन विच 6 रुपीज हैज बिन पेड इज फॉरफिटेड। एक कंपनी पे एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का था, उसमें 6 रुपये मिल चुके हैं, 4 रुपये नहीं मिले हैं और फॉरफिट कर लिया कंपनी ने, तो इट कैन बी रीइश्यूड एट मिनिमम प्राइस ऑफ, तो जो पैसा नहीं मिला होता है फॉरफिट शेयर्स का, उसी पर हम उसको इश्यू कर सकते हैं, रीइश्यू कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 रुपीज़ पर शेयर। तो इससे आंसर हो जाएगा 4 रुपये पर शेयर। तो आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम अकाउंट क्लर्क। बेस्ट ऑफ लक।